हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय के रूप में विकास पे चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ परिभाषा, दूसरे वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उससे मिलते जुलते शब्दों में अंतर पे चर्चा किए। फिर उसके बाद जो है कि वीडियो में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय के रूप में विकास, ध्यान रखेंगे, एक अनुशासन के रूप में विकास पे चर्चा करने जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के रूप में विकास में अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेंथम ने जो है 18वीं शताब्दी में संप्रभु राज्यों के मध्य सरकारी संबंधों के संदर्भ में किया गया था। इसके पहले भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जो है था, जैसे मनु, कौटिल्य, ये सबके भी दर्शन में विदेश नीति, परराष्ट्र नीति सबके विचार मिलते हैं। इसके पहले भी दो राष्ट्रों के बीच युद्ध होता था या राष्ट्रों के बीच युद्ध होता था, संधि होती थी, शांति समझौते होते थे, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के प्रयास किए जाते थे, वो सारी शक्ति प्रदर्शन होता था। ये सारी चीज़ें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु हैं, इसके पहले भी था, लेकिन वह एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका अध्ययन न होकर वह इतिहास, राजनीति विज्ञान, नीति शास्त्र, अन्य विषयों में ही मिक्स होकर जो है उसका अध्ययन किया जाता रहा था, चाहे वो विद्वान के द्वारा या विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग बेंथम ने किया 18वीं शताब्दी में। उसके बाद 19वीं शताब्दी में नेपोलियन के युद्ध ने विशेष रूप से यूरोपीय राष्ट्रों को अपने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जो है वियना कांग्रेस में एक मंच पे लाया। यहाँ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। वियना कांग्रेस क्या था? यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो 1814 और 1815 के बीच में जो है यह सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ भी जो है अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास की एक क्लू जो है यहाँ भी मिलता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विद्वान थे पॉल एस रियंस ने जो है विश्व राजनीति नाम की एक पुस्तक जो है लिखा, जिसका प्रकाशन 1900 में किया गया था। उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ बातें देखने को मिलती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में बहुत वैसे इस घटना से विशेष सहायता नहीं मिलती है। तो इससे और आगे चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं है, बल्कि यह 20वीं शताब्दी की उपज है। सामान्यतः देखा जाए तो वेल्स विश्वविद्यालय, यहाँ पे वेल्स विश्वविद्यालय ये है में जो ब्रिटेन में है, में अंतर्राष्ट्रीय विडरो विल्सन पीठ यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विभाग का जो है पहली बार 1919 में इसकी स्थापना की गई और इसके जो है पीठ जो है, इसके अध्यक्ष जो है, प्रथम अध्यक्ष जो है प्रोफेसर एल्फ्रेड जिमर्न बना। और उसके बाद अन्य लोगों ने जो है जैसे C.K. वेबस्टर, E.H. कार आदि ने जो है इसे सुशोभित किया। उसी समय लगभग अन्य विश्वविद्यालयों में और संस्थानों में कुछ इस तरह की चर्चाएं या इस तरह के विषय की बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है का एक अलग विषय के रूप में बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ। सिर्फ वेल्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये भी जो विकासकार थे वो इतिहासकार थे, इतिहास के प्रोफेसरों ने ही इस तरह की बातें की। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास को जो है जो हम 4 चरणों में बांट कर देखते हैं। केनेथ थॉमस ने जो है एक लेख लिखा था रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें जो है 4 भागों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को बांट कर देखा है। हम उसमें से एक और जोड़ देंगे चरण को जो शीत युद्धोत्तर युग कहलाएगा और वह 5वां चरण होगा। यहाँ पे हम उन चरणों की चर्चा किए हैं। कूटनीतिक इतिहास का प्रभाव, दूसरा है समसामयिक घटना और समस्याओं के अध्ययन पर बल, तीसरा जो है चरण में जो मुख्य बातें आएगी राजनीतिक सुधार का युग कहलाएगा, चौथा चरण जो है सिद्धांतीकरण के प्रति अग्रसर होगा और 5वें चरण में वैश्वीकरण और गैर सैद्धांतिकरण का युग नाम दिया गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि द्वितीय चरण में 1919 से जो चालू हुआ है, उसी तरह से तृतीय चरण भी लगभग 1919 से, यानी इस समय से 2 धाराएं जो है एक साथ चली है, जिसका हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं।
पहले चरण में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जो है इतिहास, कानून, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के विद्वान ही जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जाता था। मुख्य रूप से इतिहासकार जो है इसका अध्ययन यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राजनयिक इतिहास यानी राजदूत जो होते हैं और अन्य देशों के साथ संबंधों के इतिहास के रूप में करते थे। इसके अंतर्गत कूटनीतिज्ञों व विदेश मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा जो है होता था, अतः इसे कूटनीतिक इतिहास की संज्ञा दी गई है। इसका समर्थन कार ने किया है। कार के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व युद्ध का संबंध केवल सैनिक तक समझा जाता था तथा इसके समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध जो है वह राजनयिकों तक ही सीमित था। इस तरह से लेकिन इस काल के बाद भी जो है संचार के साधनों के अभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ गिने चुने राज्यों तक ही इसका अध्ययन होता रहा और बहुत कुछ विकास नहीं हुआ। दूसरे चरण में हम देखते हैं सामयिक घटना और समस्याओं का अध्ययन पे बल दिया गया, यानी जो घटनाएं घटती थी उस पे जो है जो अध्ययन किया जाने लगा, उस पे अध्ययन में बल दिया जाने लगा। दो विश्व युद्धों के बीच के काल को दो समांतर धाराओं का विकास हुआ, जिसमें प्रथम के अंतर्गत ऐतिहासिकता के प्रति प्रभुत्व को छोड़कर सामयिक घटना और समस्याओं के अध्ययन पर बल दिया गया। दूसरी बातें इस काल की यह थी कि इसके साथ साथ अब ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं को वर्तमान राजनीतिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया गया। ये दो बातें इस काल की थी मुख्यतः, लेकिन ऐतिहासिक प्रभाव के कम होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु एक समग्र दृष्टिकोण का अभाव इस काल में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है तृतीय चरण के अंतर्गत हम देखते हैं जिसका नाम हम राजनीतिक सुधार का युग कहा गया है। राजनीतिक सुधार का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का तृतीय चरण भी द्वितीय चरण के समांतर दो विश्व युद्धों के बीच का काल रहा है। इसे सुधार का युग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें राज्यों द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार की कल्पना की गई, इसलिए इसको सुधार किया गया, यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना कि राष्ट्र संघ मिलकर किसी भी राष्ट्रों को युद्ध नहीं करने देंगे, शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा जो है जो काम करेंगे, तो इसलिए जो है इसकी स्थापना की गई है। इस युग में मुख्य रूप से संस्थागत विकास किया गया। इस काल में विद्वानों, राजनयिकों, राजनेताओं और चिंतकों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हो जाता है तो विश्व समुदाय के सम्मुख जो है उपस्थित युद्ध व शांति की समस्या का जो है समाधान हो सकेगा। इस उद्देश्य हेतु कानूनी व नैतिक उपागमों की संरचना जैसे राष्ट्र संघ जैसी स्थापना की गई है इस काल के। इसके अलावा जो है यही राजनीतिक सुधार के युग में राष्ट्र संघ कुछ समय तक प्रथम दशक में इसे कुछ सफलता मिली, लेकिन दूसरे दशक में जो है यथार्थवादी स्थिति सामने आ गया। इसमें गुटबंदी हो गई, बड़े राष्ट्रों के मध्य असहयोग और गुटबंदियों के कारण जो है शांति स्थापना के बजाय शक्ति संघर्ष की व्यवस्था का जन्म हो गया। इस प्रकार शांति, नैतिकता और कानून से विश्व व्यवस्था नहीं चल सकी, जो कि इस बात को जो है जो कार, सुमा, क्विंसी राइट आदि लेखकों ने समर्थन किया और यथार्थवादी दृष्टिकोण का यहीं पर से जन्म हो गया। यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है शक्ति संघर्ष की बात करता है, जो कि मार्गेंथू ने भी इस तरह की बात की है। इसके अलावा जो है सैद्धांतिकरण के प्रति अग्रसर, यानी 1945 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सिद्धांत, इसका विषय वस्तु जो है जो काफ़ी व्यापक हो गया और जटिल होते चला गया। इस युग में जो है नए नए जो है उपागमों, आयामों, संस्थाओं एवं प्रवृत्तियों का सृजन हुआ और पूर्व चरणों की तरह संस्थागत नैतिक कानूनी सुधारवादी धाराओं की असफलता ने नए उपागमों के विकास की ओर अग्रसर किया और यह नया उपागम क्या था? यथार्थवादी उपागम जो है ये सामने आया। इस तरह से सैद्धांतिकरण के प्रति अग्रसर में और आगे ये आते हैं कि इसमें जो है जो सार्वभौमिक सिद्धांत के
पर बल दिया जाने लगा। इसके अलावा सिद्धांत में कुछ आंशिक सिद्धांत भी बनाए गए, जैसे यथार्थवादी सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, क्रिया सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं व्यवस्था सिद्धांत, विश्व व्यवस्था प्रतिमा, इस तरह से कई सिद्धांत जो है पर इस काल में बहुत सारे प्रयोग किए गए। लेकिन इसी काल में शीत युद्ध का भी दौर चल रहा था और इसके बावजूद भी कोई भी सार्वभौमिक और समान सिद्धांत का इस काल में अभाव रहा, नहीं बन पाया। और एक समान सिद्धांत नहीं पाने के कारण यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा जो है विकास नहीं हो पाया इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो है आता है शीत युद्ध समाप्त होने के बाद 1991 के बाद का काल है, जिसको हम वैश्वीकरण या गैर सैद्धांतिकरण के युग में रखते हैं। शीत युद्धोत्तर युग में सभी राष्ट्रों द्वारा एक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ना प्रारंभ कर दिया। इसलिए अब वैश्वीकरण, उदारीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था के दौर का प्रारंभ हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय सूची काफ़ी नवीन विषय इसके अंतर्गत आ गए। पहले था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में राष्ट्र होता था, उसकी जगह अब मानव जाति आ गए। और वर्तमान विश्व की प्रमुख समस्याएं आतंकवाद, पर्यावरण, ओजोन परत की छीन होना, नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों की तस्करी, मानवाधिकार आदि ये सब विषय इसके अंतर्गत जुड़ने लगे। पहले क्या था, राष्ट्रीय राज्य इसके मुख्य केंद्रीय बिंदु थे और उसकी जगह आज जो है इन सब चीज़ों ने जो है जगह ले लिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास के साथ साथ धीरे धीरे इसकी प्रकृति में भी जो है जो चेंज होते गया, विषय वस्तु में भी चेंज होते गया। अंत में हम यही कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप, विषय सूची और विषय क्षेत्र पूर्ण रूप से परिवर्तित होते गया। आज ये एक स्वायत्त विषय के रूप में अग्रसर हो चुका है और इस चीज़ की जो है जो समर्थन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्विंसी राइट, मार्गेंथो आदि विद्वानों ने इस चीज़ का समर्थन किया। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि यह हमें बताता है कि निश्चित परिस्थितियों में वांछित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए किसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और किनको नहीं, किनको प्रोत्साहित करना है और किनको नहीं। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है।